हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10 के नए कैमोफ्लेज या जो कलर स्कीम है उसके बारे में। J-10 के ये एयरक्राफ्ट जिनको इस डार्क ओलिव ग्रीन और सी ब्लू कलर के अंदर पेंट किया गया है, इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स एंटी शिप के मिशन और ग्राउंड अटैक के जो मिशन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नंबर एक, किस तरह से ये जो J-10 के एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एंटी शिप और ग्राउंड अटैक के जो मिशन हैं उनको बहुत ज्यादा बेहतर करने के अंदर मदद करेंगे। और नंबर दो, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो GF-17 फाइटर जेट्स हैं उन्हें किस वजह से अभी तक इस पर्टिकुलर कलर स्कीम के अंदर जो है पेंट नहीं किया, जिस कलर स्कीम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले अपने मिराजीज एयरक्राफ्ट को पेंट कर रखा है, जिन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड अटैक और एंटी शिप के मिशन के लिए इस्तेमाल करती है। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10 को जो है जिस कलर स्कीम में पेंट किया है उस कलर स्कीम के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने GF-17 को अभी तक किस वजह से पेंट नहीं किया। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए कि J-10 के ये जो एयरक्राफ्ट जिन्हें इस कलर स्कीम में पेंट किया गया है वो किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की नेवल ऑपरेशंस और ग्राउंड अटैक के मिशंस को बेहतर करेंगे और किस वजह से GF-17 एयरक्राफ्ट जो है उन्हें इस तरह की कलर स्कीम या इस तरह के कैमोफ्लेज के अंदर पेंट नहीं किया गया। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो एंटी शिप के मिशन होते हैं आपके और ग्राउंड अटैक के मिशन, उनके लिए आपको एक किस तरह का जो एयरक्राफ्ट है वो रिक्वायर्ड होता है। आमतौर पर ज्यादातर एयर फोर्सेस ग्राउंड अटैक और एंटी शिप की जो मिशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल करती हैं, जिन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर ये 3 से 4 जो खुसूसियातें हैं वो मौजूद होती हैं। नंबर एक, ये जो फाइटर जेट है ये साइज के अंदर बड़ा होता है, ये मीडियम वेट का या एक हैवी वेट का जो फाइटर जेट है उसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि मीडियम वेट के या हैवी वेट के फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें ही इन दोनों मिशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये जो मीडियम वेट के फाइटर जेट्स होते हैं, ये हैवी वेट के फाइटर जेट्स, ये अपना जो इंटरनल फ्यूल होता है इनका, उसके साथ इनका जो एंड्योरेंस टाइम होता है वो एक किसी भी लाइट वेट फाइटर जेट की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो फाइटर जेट्स होते हैं इनकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतर होती है किसी भी लाइट वेट फाइटर जेट की निस्बत। तो आपका जो GF-17 फाइटर जेट है ये एक सिंगल इंजन का लाइट वेट का फाइटर जेट है, और अगर आप इस एयरक्राफ्ट को एंटी शिप के मिशंस के अंदर या ग्राउंड अटैक के मिशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे जो 2 से 3 मेजर नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। वो कुछ यूं है, इस एयरक्राफ्ट की जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो किसी भी मीडियम वेट के फाइटर जेट की निस्बत कम है। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट का जो एंड्योरेंस टाइम है वो एक मीडियम वेट के फाइटर जेट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और आमतौर पर इस फाइटर जेट की जो एंड्योरेंस है उसको बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल 3 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर 3 फ्यूल टैंक्स को कैरी किया जाता है। लेकिन अगर आप GF-17 को एंटी शिप मिशन या ग्राउंड अटैक के मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पे मौजूद जो फ्यूल टैंक्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि वो 2 हार्ड पॉइंट्स जिनके ऊपर आपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगाने होते हैं उन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है उनको लगाया जाता है। और GF-17 जो ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट है इसके अंदर कोई भी चिन माउंटेड हार्ड पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जो आपका एक पोड है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एसएलसन का बनाया हुआ पोड इस्तेमाल करती है GF-17 ब्लॉक 2 के ऊपर। तो ये जो पोड है इसको सेंट्रल लाइन हार्ड पॉइंट जो है उसके ऊपर कैरी किया जाता है। तो इस हार्ड पॉइंट के ऊपर जो मौजूद एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है उसको भी आपको रिमूव करना पड़ता है। तो बाकी अब आपके पास 4 हार्ड पॉइंट जो है वो रह जाते हैं, 2 अंडर विंग्स के हार्ड पॉइंट्स और 2 विंग टिप्स के हार्ड पॉइंट्स। इन 4 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर आपके जो है एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी किया जाता है। तो ये एक GF-17 की वेपन कॉन्फ़िगरेशन होती है जब GF-17 को एंटी शिप मिशन के लिए जो है वो भेजा जाता है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक है उसको कैरी नहीं किया जा रहा और जो सिर्फ इंटरनल फ्यूल है GF-17 का उसके साथ ही GF-17 को अपना जो मिशन है उसको परफॉर्म करना होता है। और यहाँ पर जो GF-17 का एंड्योरेंस टाइम है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और आपकी जो एंटी शिप के मिशन हैं और ग्राउंड अटैक के मिशन इनके अंदर आपको ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत होती है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों टाइप के जो मिशन है ये आप दुश्मन की टेरिटरी के अंदर जाकर परफॉर्म करते हैं। तो कम इंड्योरेंस होने की वजह से GF-17 दुश्मन की टेरिटरी के डीप अंदर जो है वो जाकर स्ट्राइक करने या दुश्मन की टेरिटरी के डीप इनसाइड जाकर एंटी शिप मिशन को परफॉर्म करने के लिए एक सूटेबल एयरक्राफ्ट नहीं है। GF-17 को इस तरह की कलर स्कीम के अंदर पेंट ना करने की जो दूसरी वजह है
वो है JF-17 का लेस मैन्यूवरेबल होना। जब आपका एक फाइटर जेट ग्राउंड के बहुत ज्यादा नजदीक फ्लाई करता है या आपका जो फाइटर जेट है ये सी लेवल के समुद्र के बिल्कुल निचली सतह पर प्रवास करता है, इन दोनों सूरतों के अंदर आपके फाइटर जेट के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है और ये प्रेशर आपका जो फाइटर जेट है उसकी मैन्यूवरेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप सब जानते हैं कि JF-17 जो है वो पहले ही कोई बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट नहीं है और इस प्रेशर की वजह से जो JF-17 की मैन्यूवरेबिलिटी है ये मजीद कम हो जाती है और इस सूरत हाल के अंदर जब आपका एक JF-17 फाइटर जेट फुली वेपन्स के साथ उसके ऊपर जो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल मौजूद है या एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है, एयर टू एयर मिसाइल मौजूद है और एक जो पोड है वो भी मौजूद है, तो इस सूरत हाल के अंदर अगर JF-17 का आमना सामना दुश्मन के किसी फाइटर जेट के साथ हो जाता है तो JF-17 को वहां पर एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर दुश्मन का फाइटर जेट आपके फाइटर जेट के ऊपर कोई मिसाइल लॉन्च कर देता है तो इस मिसाइल को डोज करना JF-17 के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे ख्याल में ये दो मेन वजूहात हैं। नंबर 1 JF-17 का एंड्योरेंस टाइम जो है वो कम होना और नंबर 2 JF-17 का कम मैन्यूवरेबल होना, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 को एंटी शिप के मिशंस और ग्राउंड अटैक के जो मिशन हैं उनके लिए डेडिकेट नहीं किया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के ये जो J-10 एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एंटी शिप के मिशन और ग्राउंड अटैक के जो मिशन हैं उनको बहुत ज्यादा बेहतर करने के अंदर मदद करेगा। तो आप सब जानते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है और इंडियन नेवी ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है पाकिस्तान नेवी के मुकाबले में, और इंडियन नेवी जो नए वारशिप्स को इंडक्ट कर रही है उसके ऊपर इंडियन नेवी नए एयर डिफेंस सिस्टम्स, नए AES रडार्स और इसी तरह के दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंस्टॉल कर चुकी है और जो मजीद फ्यूचर के अंदर उनके एयरक्राफ्ट आएंगे उनके ऊपर भी इसी तरह के नए वेपन सिस्टम्स जो हैं और नए रडार सिस्टम जो है वो मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने मराजिज एयरक्राफ्ट जिनको अभी एंटी शिप के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एयरक्राफ्ट इंडिया की ये जो नई और एडवांस वारशिप्स हैं इनके खिलाफ ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो J-10C जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स प्रोक्योर कर रही है इस वक्त, ये एयरक्राफ्ट मिराजीज एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। और J-10 का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी है, पाकिस्तान एयरफोर्स अगर फ्यूचर के अंदर इस एयरक्राफ्ट को भी प्रोक्योर करती है तो J-10D जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला एयरक्राफ्ट है और J-10C, इन दोनों एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की ग्राउंड अटैक के मिशन और एंटी शिप के जो मिशन हैं उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। वो इस तरह से कि ये जो आपका J-10D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट को J-10 के साथ किसी एंटी शिप की मिशन के ऊपर सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला एयरक्राफ्ट है ये दुश्मन का जो वारशिप है उसके रडार जो है उसको जैम कर सकता है। और अगर आप अपने दुश्मन के रडार ही को जैम कर देते हैं तो उसके बाद आप दुश्मन का वो जो टारगेट है उसको बड़ी ही आसानी के साथ काउंटर कर सकते, उसको बड़ी आसानी के साथ तबाह कर सकते हैं, चाहे वो दुश्मन का कोई ग्राउंड बेस टारगेट हो या दुश्मन की कोई वारशिप हो। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको इंडक्ट कर चुकी है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इंडियन नेवी राफाल या FA-80 जो एयरक्राफ्ट है इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को फ्यूचर के अंदर प्लेस करेगी। तो J-10 एयरक्राफ्ट का अगर किसी एंटी शिप मिशन के दौरान इनमें से किसी एक फाइटर जेट के साथ आमना सामना हो जाता है तो J-10 एयरक्राफ्ट JF-17 के कंपैरिजन में इस सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मैं ये यहाँ पर नहीं कह रहा कि जो J-10 एयरक्राफ्ट है ये रफाल से ज्यादा बेहतर है या रफाल या और FA-80 जो है वो J-10C से ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट हैं। ये बात जो है कि कौन सा एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर है, इस चीज का फैसला तो उसी वक्त ही हो सकता है जब ये एयरक्राफ्ट जो है ये एक दूसरे के आमने सामने आए किसी भी रियल कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर। उससे पहले तो हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर है या ये एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर है। हम इस बहस के अंदर जो है वो नहीं पड़ेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि J-10C एयरक्राफ्ट इस सिनेरियो के अंदर अगर उसका रफाल एयरक्राफ्ट के साथ या FA-80 एयरक्राफ्ट के साथ आमना सामना होता है तो ये JF-17 की निस्बत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। जो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर J-10C को मिलेगा JF-17 के ऊपर वो ये है कि J-10C एक मीडियम वेट का फाइटर जेट है, यानी कि J-10C जो एयरक्राफ्ट है ये इंटरनली ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकता है JF-17 के मुकाबले में। इस वजह से जो J-10C की रेंज है ये फेरी रेंज जिसे आप कहते हैं
ये भी GF-17 के मुकाबले में बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो J-10C एयरक्राफ्ट है इसे आप दुश्मन की टेरिटरी के डीप इनसाइड जाकर जो आपके मिशन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा बेनिफिट J-10C एयरक्राफ्ट को मिलेगा GF-17 के ऊपर वो ये है कि अगर आप J-10C एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा हैवीली इक्विप कर भी देते हैं तब भी J-10C की जो मैन्यूवरेबिलिटी है ये GF-17 के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहेगी। तो अगर J-10C जो है वो फुली लोडेड है और इसका आमना सामना किसी दुश्मन के फाइटर जेट के साथ हो भी जाता है तो J-10C जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस फाइटर जेट के साथ कॉम्बैट के अंदर इंगेज कर सकेगा GF-17 के कंपैरिजन में। जहां तक GF-17 की बात है तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अभी कुछ नंबर्स के अंदर GF-17 को एंटी शिप मिशंस के अंदर इस्तेमाल करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि GF-17 को एंटी शिप और ग्राउंड अटैक के जो मिशन हैं उनके लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। GF-17 का एक स्क्वाड्रन उसको कराची के अंदर जो है वो हाउस किया गया है और इस स्क्वाड्रन को यहाँ पर स्टेशन करने का मकसद ही यही है कि इसे एंटी शिप मिशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा GF-17 को ग्राउंड अटैक के मिशन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में जो ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया था उसके अंदर दुश्मन की जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट थे उनको तबाह करने के लिए GF-17 को ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें GF-17 ने तकबीर जो अपने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उनको इस्तेमाल किया था। और फ्यूचर के अंदर इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि GF-17 ब्लॉक 3 जो है उसको ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम है उसके अंदर लाजमी पेंट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी कम से कम 150 के नंबर्स के अंदर जो मिराजीज एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल कर रही है और ये जो तमाम एयरक्राफ्ट हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा 2025 तक। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स 150 के नंबर्स के अंदर J-10C एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करती भी है तो इन 150 के 150 एयरक्राफ्ट को एंटी शिप और ग्राउंड अटैक के मिशन के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इनमें से कुछ हो सकता है 2 से 3 स्क्वाड्रन जो है उनको एंटी शिप और ग्राउंड अटैक के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए और जो बाकी के स्क्वाड्रन होंगे उनको एयर टू एयर मिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर आपका जो एक खला पैदा होगा मिराजीज एयरक्राफ्ट को रिटायर करने के बाद वो खला जो है वो GF-17 एयरक्राफ्ट जो है वही पूरा करेगा इन फ्यूचर। तो ये तो थी इस सारे मौजू के बारे में हमारी राय। आपकी इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपकी जो राय है याद रहे कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।